जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल फोकस द फ्यूचर में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं राजस्थान की राजनीति और राजस्थान में जो बदलाव हो रहा है उसको लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर शाहबुद्दीन खान साहब। ये भारत के वरिष्ठ पत्रकार भी है और एचडीपीआई राजस्थान के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो हम इनसे बात करेंगे अभी जो राजस्थान की जो गतिविधि चल रही है, राजस्थान के जो हालात चल रहे हैं पूरे राजस्थान में, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। शाहबुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पहली ही बात आपसे ये करूँगा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, ऐसे कई ऐसे बीजेपी के राज्य हैं जहाँ पर सांप्रदायिक राजनीति होती है। तो क्या अब राजस्थान भी इस ओर चल रहा है? हाँ, देखिए कासिम साहब, आपका बहुत बेहतरीन सवाल है। हाँ, जिन स्टेट का आपने जिक्र किया, वहाँ के चीफ मिनिस्टरों में होड़ मची हुई है कि कौन ज़्यादा एंटी मुस्लिम है जी। ऐसे ही चूंकि जो ये राजस्थान के हमारे जो पर्ची से निकले हुए जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनकी 2 साल में ऐसी कोई उपलब्धियां है नहीं। जैसे ये पंचायतों के चुनाव नहीं करवा पाए, उसकी वजह से 30,000 करोड़ रुपए हमारा राजस्थान का जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक रखा है, क्योंकि वो सीधा पंचायती राज को जाना है। इन्होंने चुनाव नहीं करवाए, तो इनके पास उपलब्धि के नाम पे कुछ है नहीं जिसको ये गिनाए जी। तो अब इन्होंने भी वही ट्रैक पकड़ लिया है जिन स्टेट का आपने जिक्र किया है। ये भी अब जो है वो एंटी मुस्लिम कानून बना के, एंटी मुस्लिम फैसले करके अपने आप को उसी लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं, या बहुत हद तक कर लिया है। जैसे ये एक धर्मांतरण का कानून लेके आए, जो बाकी स्टेट में है वैसा का वैसा ही लेके आए, है ना। और उस धर्मांतरण में कानून में आपने खास बात देखी होगी कि अगर कोई आदमी दूसरे धर्म में जाता है तो उसको एफिडेविट देने पड़ेगा, सजा का प्रोविजन होगा। लेकिन अगर वो हिंदू धर्म में आ जाता है तो उसको मूल धर्म माना, है ना। हालांकि जब भी अभी सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मूल धर्म का कंसेप्ट ही नहीं है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में तो सारे धर्म एक हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा, मतलब जो मूल धर्म में आ गया है ना, वो तो धर्म आपसी है, उसपे कोई, है ना। तो एक तो ये कानून लाए। हाँ, दूसरा ये इसी सत्र में जो है वो डिस्टर्ब एरिया बिल लेके आने वाले हैं, जिसका ड्राफ्ट तैयार है। ये किसी भी खास तौर से जो मुस्लिम मेजोरिटी का इलाका होगा, है ना, उसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर देंगे। तो डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर देंगे तो वहाँ डेवलपमेंट रुक जाएगा। भाई वहाँ कौन बिजनेस करने जाएगा? किसी भी एरिया को अगर डिस्टर्ब एरिया कर दिया जाएगा तो वहाँ कौन तो बिजनेस करने जाएगा? वहाँ कैसे विकास होगा? वहाँ का आदमी जब किसी से भी मिलेगा और वो कहेगा मैं फला जगह रहता हूँ, तो सामने वाला वैसे ही जो है उससे दूरी बना के रखेगा, यार ये तो डिस्टर्ब एरिया का आदमी है। तो आदमी की डिग्निटी जो है उससे मुतासिर होगी। आदमी किसी डिस्टर्ब एरिया का रहने वाला है तो उसकी डिग्निटी मुतासिर होगी। तो इन 2 चीजों से आप समझ लीजिए कि ये उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि मुसलमानों से जुड़े जो आयोग और अकादमी थे उनको लावारिस छोड़ दिया गया है, खास करके राजस्थान में भी। कासिम साहब, बिल्कुल ऐसा आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं जी कि इन्होंने जो है वो उनको लावारिस छोड़ दिया है। उर्दू अकादमी जिसकी जिम्मेदारी होती है प्रदेश में उर्दू का प्रमोशन करने की, जी, है ना, भाषा अकादमी है, उसमें चेयरमैन नहीं है, स्टाफ नहीं है। हज कमेटी जो है जिसका काम होता है अपने स्टेट के लोगों को सही तरीके से हज की सुविधाएं उपलब्ध करवा के उनको हज करवा देना। हज कमेटी में चेयरमैन नहीं है, कुछ महीनों बाद हज पे जाने वाले लोग हैं। अल्पसंख्यक वित्त आयोग का काम होता है माइनॉरिटी को छोटे छोटे कारोबार के लिए लोन देना। जी। आयोग का गठन नहीं हुआ, कोई लोन नहीं मिल रहा है। अल्पसंख्यक आयोग का काम होता है उस स्टेट के अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है, उनके संवैधानिक अधिकारों पे कोई हमला होता है, तो आयोग उनको न्याय और इंसाफ दिलाता है। अल्पसंख्यक आयोग खाली पड़ा है। भारत में एकमात्र राजस्थान जो है वो ऐसा स्टेट है जिसमें अरबी फारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है टोंक में, जिसकी ख्याति पूरे विश्व में है। 2 साल से उसमें डायरेक्टर नहीं है, स्टाफ लगातार रिटायर हो रहा है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरा अरबी फारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में सब रिटायर हो जाएंगे, डिपार्टमेंट चपरासियों के भरोसे चलेगा। फिर 2 साल में कोई उर्दू की पोस्ट क्रिएट नहीं की, जबकि कानून ये है कि अगर किसी भी स्कूल में 20 बच्चे अगर हैं तो वहाँ उर्दू की पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए।
तो अगर ये उस नियम पे चलते तो कम से कम 2 से 3 हजार उर्दू की पोस्टें क्रिएट होती, जो इन्होंने नहीं की। इन्होंने महात्मा गांधी स्कूल में जो है उर्दू की पोस्टों को खत्म किया, क्रिएट करने के बजाय महात्मा गांधी जो स्कूल थे उनमें उर्दू की पोस्टें खत्म की। मदरसा पैरा टीचरों का नियमितीकरण होना चाहिए था, 2 साल में उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, न कोई कार्य हुआ है। तो अब इन सारी चीज़ों से आप समझ लीजिए कि मुसलमानों से जुड़े हुए जितने भी, चाहे वो मदरसा बोर्ड हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, हज कमेटी हो, उर्दू अकेडमी हो, सब लावारिस है। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनके नज़दीक, वर्तमान मुख्यमंत्री के नज़दीक, जो यहाँ का 11, 12, 13, 14, 15% मुसलमान है, वो विकास के एजेंडे में इनके नज़दीक वो बाहर है। अच्छा, प्रदेश में अगर शिक्षा का स्तर देखा जाए और शिक्षा मंत्री की सोच देखी जाए तो शिक्षा मंत्री भी शिक्षा का सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो शिक्षा मंत्री है वो बड़ा अनूठा शिक्षा मंत्री है। अनोखा है। अनोखा शिक्षा मंत्री है कि विधानसभा में खुद ने उसने माना कि 36,000 कमरे जो है वो स्कूलों के जर्जर हालत में है, और कुछ बिल्डिंग है, कुछ से मतलब सैकड़ों बिल्डिंग है ऐसी है जिन पे छात्र बैठ नहीं सकते, लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं। उनको क्या परवाह है? सूर्य नमस्कार होना चाहिए स्कूलों में, वंदे मातरम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अभी तो उन्होंने हैरानी कर दी, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में बाकायदा एक जगह है, आपको मैं पत्र दे रहा हूं, उसको लगाइएगा आप जी, कि वहाँ राम कथा हो रही है, और राम कथा के आयोजन में जो है वो शिक्षकों को डेपुटेशन पे ड्यूटी लगा दी है कि आप राम कथा का सफल आयोजन करवाने जाइए, जबकि देश का संविधान किसी भी धर्म को प्रमोट करने की इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जो है वो, जिन्होंने राम कथा के संचालन में डेपुटेशन पे जिनको लगाया, न उस जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की, न किसी, तो ये सीधा संविधान का उल्लंघन है। तो ऐसा अनूठा शिक्षा मंत्री, मैं मतलब सीनियर सिटीजन हूँ, मैंने 20 सरकारें देखी है, मैंने मेरी लाइफ में ऐसा अनूठा शिक्षा मंत्री नहीं देखा। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि बीजेपी के जो विधायक हैं, जो प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसकी चिंता नहीं है उनको, लेकिन आवाज की चिंता बहुत ज्यादा है कि सुबह सुबह आवाजें बहुत आती हैं उनको, उनको परेशान करती है। देखिए क्या है, इस सरकार में वही नहीं, जिन विधायक का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो अजान को लेके जो है बड़े परेशान से हैं। देखिए, इस सरकार में दोहरे मापदंड का मैं एक और उदाहरण देता हूँ। पिछली सरकार ने जो है वो अपने बजट घोषणा में ये तय किया था कि भाई गोविंद देव जी के मंदिर के लिए इतने पैसे देंगे, है ना, मैं फिगर बताना नहीं चाहता, और ईदगाह के डेवलपमेंट के लिए हम इतने पैसे देंगे, जयपुर की ईदगाह के डेवलपमेंट के लिए। गोविंद देव जी के मंदिर का काम शुरू हो गया और तकरीबन खत्म होने के कगार पे है, लेकिन ईदगाह पे बजट घोषणा होने के बाद भी वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार में बैठे हुए लोग कितनी व्यवस्था रखते हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत ये है कि जो है वो हर चौथे दिन कहीं ना कहीं कोई मर्डर हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई रेप हो रहा है ना। और जो विधायक को अजान से जो परेशानी है, उनके इलाके में सबसे ज्यादा जो जनता को परेशानी है वो है नशे के कारोबार से। बच्चे मर रहे हैं, लेकिन विधायक को इस पे नशे, उनके विधानसभा क्षेत्र में नशे का कारोबार बढ़ गया है, उसको रोकने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। उनको परेशानी अजान से, क्योंकि वही नहीं और भी बहुत सारे विधायक हैं। तो ये पूरी सरकार जो है वो उसी एजेंडे पे आगे, जो आपने सवाल पूछा था नफरत वाले एजेंडे पे, वो नफरत वाला एजेंडा चलता नहीं है कासिम साहब। ये देश सबका है, ज्यादा नहीं चल रहा। जनता बहुत समझदार है। जैसा आपने एक उत्तराखंड का एक युवक ने देखा होगा किस तरीके से जो है वो एक मुसलमान को, दीपक शायद उसका नाम है, वो बचाने के लिए, तो बहुत लोग हैं अब इनसे उकता गए। अब यूपी में भी एक जान मोहम्मद को बचाने के लिए हिंदू समुदाय के लोग खड़े हो गए थे। देख लीजिए ना आप। क्या ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी की अब जो धर्म की और जो नफरत की राजनीति थी वो अब पूरा देश समझ चुका है, वो धीरे धीरे वो खत्म हो रही है? हाँ कासिम साहब, जो ये 2-3-4 घटनाएं जिसका आप जिक्र कर रहे हो, उससे लगता है लोग उकता गए हैं, इनकी नफरत की सियासत से लोग उकता गए हैं, इसीलिए जगह जगह इनका विरोध हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की जनता हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई
इस थोड़े पे चलती है और उसी रास्ते पे वापस आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन साहब हमें वक्त देने के लिए और इतने गंभीर मुद्दों पर हमसे चर्चा करने के आपका लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, भारत के वरिष्ठ पत्रकार और HDPI राजस्थान के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद। अल्लाह।